मुख्य परीक्षा निकट भविष्य में संपन्न होने वाली है। यह टॉपिक जो भाषा का मानकीकरण है 20 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसे सुन लें, कुछ याद हो जाएगा, कुछ PDF में यही मैटर पड़ा हुआ उसे देख लें, क्लियर हो जाएगा, तो लगभग 20 नंबर का काम हो जाएगा। भाषा का मानकीकरण मतलब मानक भाषा क्या हो, स्टैंडर्ड भाषा क्या हो, जिसे राजकाज में प्रयोग हो, सुधीजनों, बौद्धिक जनों या दूसरे देश के भाषा भाषी या अपने ही देश के अन्य भाषा भाषी जिसका एक मानक रूप में प्रयोग करें, उसे हम मानक भाषा के रूप में जानते हैं। तो एक तकनीकी टेक्निकल या परिशुद्ध रूप में हम इसको थोड़ा सा आपके सामने एक छोटा सा डिस्कशन, एक छोटा सा सी चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। सामान्य अर्थों में कार्यात्मक, प्रशासनिक, शासकीय कार्यों के लिए परिनिष्ठित आदर्श व प्रयोजन मूलक भाषा निर्माण की प्रक्रिया व रीति ही भाषा का मानकीकरण कहलाती है। यह भाषा का मानकीकरण है। यह मानक भाषा का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित अथवा भाषा का वह रूप जो भाषा के प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं तथा जिस भाषा रूप का व्यवहार, पत्राचार, शिक्षा, सरकारी पत्र, सरकारी कामकाज व सामाजिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्तर पर समान रूप से होता है, वह उस भाषा का मानक रूप होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानक भाषा किसी देश व राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित व जागरूक वर्ग के द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक व व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। अतः किसी भाषा का बोलचाल के असर से ऊपर उठकर मानक भाषा का रूप ग्रहण करना ही उसका मानकीकरण है। मानकीकरण आई मीन भाषा का विकास के 3 सोपान हैं, 3 सीढ़ियां हैं, 3 पद हैं, 3 क्रम हैं। प्रथम सोपान है, प्रथम स्तर है बोली, द्वितीय सोपान है भाषा और तृतीय सोपान है मानक भाषा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल कर लें कि किस क्रम में इसका विकास हुआ। आई मीन भाषा, बोली और मानक भाषा से शुद्ध क्रम में हम कहेंगे बोली, भाषा और मानक भाषा। तो पहले हम बोली डिस्कस करते हैं। भाषा का मूल रूप जो लघु क्षेत्र में बोली जाए तथा आम बोलचाल में प्रयुक्त हो उसे बोली कहते हैं। यह आंचलिक, स्थानीय व क्षेत्रीय कुछ भी हो सकती है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है, नियमित व्याकरण नहीं होता है। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जाता। इसी से थोड़ी ऊपर उठी हुई चीज़ कि जब बोली का भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, यानी कि यह भौगोलिक स्तर पे थोड़ी सी बड़ी, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में अपना योगदान देने लगे या इतना विस्तार कर ले, तब इसे आप कह सकते हैं कि इसका स्वरूप भाषा का हो जाता है। तब यह व्याकरणिक ढांचे में बदलने लगती है या ढलने लगती है। उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है। अब यह बोली न रहकर भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार जब हम मानक भाषा की बात करते हैं तो मानक भाषा भाषा का वह स्तर है जब भाषा के प्रयोग का स्तर अत्यधिक विस्तार वाला हो जाता है। वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है, उसका स्वरूप पर निश्चित हो जाता है, उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय एवं कानूनी शब्दावली होती है। ऐसी स्थिति में भाषा का रूप मानक हो जाता है। उसी को शुद्ध, उच्च स्तरीय, परिमार्जित भाषा आदि भी कहते हैं। एक चीज़ और सीख लें, भाषा के मानक तत्व। तो भाषा के मानक तत्व अधोलिखित होते हैं, होनी चाहिए। नंबर 1 ऐतिहासिकता, नंबर 2 स्वायत्तता, नंबर 3 केंद्रोन्मुखता,
4 बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, 5 सहजता, 6 बोधगम्यता, 7वीं बात व्याकरणीय साम्यता और 8वीं बात सर्वाधिक एकरूपता। तो सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि आपकी जो हिंदी भाषा है, जो व्याकरण सम्मत है, जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, हम इसी को मानक भाषा भारतीय संदर्भों में कहेंगे। मानक भाषा के कुछ दोष हैं और दोष वह अपने आप है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को व्याकरण सम्मत कर देते हैं, नियम में आबद्ध कर देते हैं, तो चीज़ें अपने आप थोड़ी संकुचित होने लगती हैं, उनका कार्य व्यवहार की एक सीमा तय हो जाती है। इसी नियमबद्धता के कारण उसे कुछ दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे विकास अवरुद्ध हो जाता है, भाषा में स्थिरता आने लगती है, सहजता और बोधगम्यता में कमी आ जाती है। अब हमें देखना है कि मानक भाषा विकास के प्रमुख कदम कौन कौन हैं, पड़ाव कौन कौन से हैं, जिसे हम राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद से शुरू होकर के आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए, मानक भाषा के विकास के प्रमुख कदम या पड़ाव को आप चाहे तो एक फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हैं, एरो लगा करके, या क्रमवार आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस दिशा में सबसे पहला प्रयास राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, जिनका उपनाम था, ने किया, जिन्होंने का, खा, गा, जा, फा जैसी 5 अरबी और फारसी ध्वनियों के लिए यह नियम बनाया कि इन चिन्हों के नीचे नुक्ते लगाए जाएं। जैसे आप कहते हैं कागज़, नाज, रिवाज, तो यह पहला पड़ाव रहा। जहाँ तक दूसरे पड़ाव की बात है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली, जिसके जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया। तीसरे चरण में अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया, और उन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन भी चलाया। अगला चरण सबसे महान और महत्वपूर्ण था, जो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग, जो 1900 से लेकर 1920 के बीच चला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादन के समय संपादक की हैसियत से खड़ी बोली के मानकीकरण पर सक्रिय रूप से एक आंदोलन उठाया और खड़ी बोली के विकास का कार्य अपनी सीमा में तो किया ही, अन्य लोगों को प्रेरित किया। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को एक महान साहित्यकार, महान व्याकरणाचार्य या भाषा के मानकीकरण की दिशा में कार्य करने वाले एक महत्वपूर्ण हैसियत की प्रतिष्ठा मिली। उन्होंने भाषा के प्रत्येक रूप को गढ़ने संवारने का काम पूरी लगन से किया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण नाम से एक बृहद व्याकरण लिखा। अगला चरण छायावाद का था, जो 1918 से 1937 के बीच का था, और इसके बाद भी जिसे हम छायावाद उत्तर युग के नाम से समझते हैं, जो 1937 के बाद का कालखंड था, में हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई खास प्रयास तो नहीं हुआ, लेकिन हिंदी अपने एक स्वाभाविक विकास क्रम में एक एक कदम आगे बढ़ती रही। इसे स्वाभाविकता के द्वारा हिंदी भाषा के मानकीकरण की दिशा में बढ़े हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि हिंदी का यह एक स्वाभाविक विकास क्रम था। देश स्वतंत्र हुआ, हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार किया गया, चूँकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, इसलिए हिंदी पर बहुत बड़ा दायित्व आया। इस दिशा में 2 संस्थाओं का बड़ा योगदान रहा। वे संस्थाएं हैं हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से भारत हिंदी परिषद, तथा शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो थोड़ी चर्चा हम इनकी भी कर लेते हैं। जहाँ तक भारतीय हिंदी परिषद की बात है, तो भारत के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के हिंदी विभाग में ने ही उठाया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी,
डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता आदि सदस्य रहे। धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि में चिन्हों की एक रूपता, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वर्ण विन्यास की समस्या, ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण विषय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा मान लिया गया। अब रही बात केंद्रीय हिंदी निदेशालय की, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर खास ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए 1983 में एक गाइडलाइन का प्रकाशन किया, जिसके आधार पर ही मानकीकरण का काम शुरू हुआ। तो कुछ प्रश्न हम अपनी नोट्स में भी आपको भेजे हैं, उनको भी देख लें। और अगर यह बातें मानकीकरण के संदर्भ में कि सामान्य भाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, इनका विकास कैसे हुआ, और फिर आप इसी चीज़ को आगे दिशा दशा दें, तो यह कि मानक भाषा के विकास के पड़ाव कौन कौन से रहे हैं, भारतीय हिंदी परिषद की भूमिका क्या है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने क्या किया, मानक भाषा के तत्व क्या हैं और मानक भाषा के दोष क्या हैं, इतने बिंदु तैयार कर लें तो हमें उम्मीद है कि सीधा प्रश्न भले न पूछा जाए, लेकिन किसी न किसी रूप में आपके लिए लाभप्रद जरूर रहेगा। अनंत शुभकामनाएं। जल्दी फिर मिलते हैं किसी नई विषय वस्तु के साथ जो समसामयिक होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः फिर मुलाकात होगी।